इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी मशीन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। डीसी जनरेटर में ये जो चिन्हित किया गया है एक्स के तौर पे, उसे क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं कम्यूटेटर राइजर। इसका काम क्या होता है कि आर्मेचर में जो कंडक्टर वाइंडिंग होकर आते हैं उनका कनेक्शन इस कम्यूटेटर रेजर के साथ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें ये कौन सा डीसी जनरेटर का डायग्राम है ये कह रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे दो फील्ड वाइंडिंग है, एक ये है एक ये है। आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में ये वाइंडिंग जुड़ा है तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगा, और ये जो है इस दोनों के सीरीज कंपनी के साथ पैरेलल में जुड़ा है इसलिए ये शंट फील्ड वाइंडिंग होगा। अब यहाँ देखते हैं क्या कि करंट की दिशा जो है यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट आ रही है और यहाँ पर करंट की दिशा राइट टू लेफ़्ट जा रही है। तो जब भी इस कंडीशन में दोनों की करंट की दिशा विपरीत है तो ये डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड हो जाएगा। और लॉन्ग शंट कंपाउंड इसलिए हो जाएगा क्योंकि आर्मेचर के साथ जब श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड जुड़ा रहे, यहाँ पे देखते हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में है इसलिए ये लॉन्ग शंट कंपाउंड हो जाएगा। डिफरेंशियल इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों वाइंडिंग में करंट की दिशा विपरीत दिख रही है, यहाँ इधर से ऐसे है और ये इधर से है। इसलिए आगे देखते हैं कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में बोला गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स का उपयोग किया जाता है डीसी जनरेटर में आपको ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। जैसे कि हमने बताया था आपको, रफ़ी करके याद करते हैं, आर एफ ई चलता है आपको फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के लिए और आर एफ आई चलता है बाएं हस्त नियम के लिए। ठीक है, ई से ईएमएफ होता है, आई से करंट का डिनोशन होता है। तो ठीक है, रोटेशन फ्लक्स ईएमएफ दाएं वाले के लिए, रोटेशन फ्लक्स करंट बाएं वाले के लिए। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा ये कहता है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा क्या, ईएमएफ का फाई जेड एन इंटू पी बाई ए बटा 60। ठीक है, इसके द्वारा जो है डीसी जनरेटर का जो उत्पन्न ईएमएफ है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चूँकि डीसी जनरेटर में वाइंडिंग जो यूज़ होता है लैप और वेव वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो इस कारण से आपका जो फॉर्मूला बनता है जनरेटर में, डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न करने का, वो फ्लक्स जेड एन बटा 60 इंटू पी बाई ए हो जाता है। अब यहाँ फ्लक्स जो है फील्ड फ्लक्स की मात्रा को बताता है, कितनी जेड है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को बताता है, एन जो है स्पीड आर्मेचर घूमने की स्पीड को बताता है जिसको रोटेशनल पर मिनट आरपीएम के तौर पे नाम के रूप में निरूपित किया जाता है। पी जो है नंबर ऑफ पोल है और ए जो है वो समानांतर पथों की संख्या है। तो लैप वाइंडिंग में जो है आपको पोल की संख्या समानांतर पथों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है,
और वेव वाइंडिंग में हमेशा समानांतर पथों की संख्या 2 होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। ईएमएफ की गणना करने की सूत्र क्या है? एक डीसी मोटर में ईएमएफ को, बैक ईएमएफ, एक्चुअली जो जनरेटर में ईएमएफ होता है वो डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के तौर पे जाना जाता है। तो इसमें बताना चाहेंगे कि जो आपका इनपुट वोल्टेज आता है, दिया जाता है डीसी मोटर के पास, वो जो है आर्मेचर में जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, वो वोल्टेज इनपुट जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो आर्मेचर में दो चीज़ में यूज होता है, दो चीज़ों में यूज होता है। एक होता है आपका बैक ईएमएफ से लड़ने के लिए, और दूसरा होता है आर्मेचर में करंट को प्रवाहित करने के लिए, IARA। तो जो मोटर में वोल्टेज आर्मेचर को मिलता है उसका दो उपयोग होता है। बैक ईएमएफ जो है आर्मेचर में है उससे लड़ने के लिए, और दूसरा आर्मेचर में करंट प्रवाहित करने के लिए। फिर देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में। तो ये चित्र में बता रहा है कि निचली जो सतह है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं पोल शू। पोल शू जो होता है उस सरफेस कर्वेचर की तरह होता है, इस टाइप से होता है, जिसके कारण से वो एक सही ढंग से आपको आर्मेचर के सरफेस पे फ्लक्स को एक्सपोज, या एक तरह से कह सकते हैं फ्लक्स को उसकी सतह पर गिराता है। ठीक है, ताकि सही तरीके से फ्लक्स जो है कंडक्टर से भिड़ पाए और सही तरीके से ईएमएफ उत्पन्न हो पाए। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? आप देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, आ जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इसमें कहता है कि ये कौन सा डीसी जनरेटर है। तो यहाँ पे दिया है शंट श्रेणी यौगिक, मतलब शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पर जो है आपको फील्ड को सप्लाई जो है पोटेंशियोमीटर के माध्यम से अलग से डीसी सोर्स के माध्यम से दिया जा रहा है। तो इस तरह के जनरेटर को हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड कहने का अर्थ होता है क्या, कि फील्ड को बाह्य सोर्स से जो है डीसी सोर्स से एनर्जाइज किया जा रहा है, उत्तेजित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेक्शन बांट सकते हैं, फील्ड का सप्लाई अलग से है और आर्मेचर द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न है वो अपना लोड तक जा रहा है अलग से। फिर आगे देते हैं 8वां नंबर कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या है कि लघु मतलब शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है, या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। तो देखिए फील्ड पोल में जब दो वाइंडिंग की जाती है तो दो फील्ड वाइंडिंग होगी तो वो कंपाउंड जनरेटर होगी, ये तो कंफर्म है। फिर ये डिफरेंशियल है कि कम्युलेटिव है, क्या है, ये चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे करंट इधर से घुस रहा है और इधर नीचे से निकल रहा है। फिर यहाँ क्या है कि आपका करंट की दिशा देखिए कि अगर यहाँ से एंट्री इसका हो रहा है तो फिर यहाँ से निकल रहा है। तो इस कंडीशन में जब करंट जो है की दिशा एक समान हो दोनों फील्ड वाइंडिंग में, तो वो ये जो होगी आपको कम्युलेटिव डीसी कंपाउंड जनरेटर होगी। वही दोनों फील्ड वाइंडिंग में करंट की दिशा अलग रहे तो वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 9वां का कम्युलेटिव डी हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर।
तो करंट की दिशा हमको देखनी है। फिर उसका देखते हैं, इसमें देखते हैं कि आपको 10वां नंबर डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर जो है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नियम पे काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस नियम के हिसाब से क्या होता है, फैराडेस के इस नियम के हिसाब से जब भी चुंबकीय फ्लक्स को कंडक्टर के द्वारा काटा जाएगा तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो फिर हम आते हैं आगे 11 नंबर कि व्हाट इज द फॉर्मूला, मतलब गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए क्या सूत्र होगा। देखिए इसमें बताया जा रहा है क्या कि इसमें बताया जा रहा है क्या कि इसमें बताया जा रहा है कि जो अल्टरनेटर होता है, ठीक है, अल्टरनेटर में चूँकि हम लोग जानते हैं 3 फेज का वाइंडिंग होता है और वो स्टार या डेल्टा कनेक्टेड होते हैं। उस कंडीशन में जब कंडक्टर जो है वृत्तीय गति करते हैं, मतलब चक्कर काटती है, तो उस समय उस स्टार या डेल्टा में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ के लिए ये सूत्र BLV sin थीटा वोल्ट चलता है। अब क्या है, B क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो फील्ड फोर्स द्वारा हो रहा है। L जो है आपको आर्मी जो कंडक्टर की लंबाई है वो हो गई। V जो है कोणीय वेग हो गई, कितने तेजी से वो नाच रहा है। और साइन थीटा जो है कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में जो एंगल का कोणीय होता है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सूत्र हो जाता है। ये अल्टरनेटर के लिए काम करेगा। ठीक, और फिर हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो अब देखिए चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन नहीं की गई है कि ये आपको जनरेटर की बात कर रही है या डीसी मोटर की बात हो रही है। अगर जनरेटर की बात होगी तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम का बात होगा। अगर मोटर के बारे में बात की जाएगी तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम की बात होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं योक। ठीक है, इसको कहते हैं योक। ठीक, तो ये योक हो गया। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको जनरेटर के डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि लेफ्ट वाइंडिंग में एल बराबर जो होता है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बराबर जो होता है वो पोल के होता है। तो यहाँ पे पैरेलल पाथ जो हो जाएगा वो बराबर 4 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग यूज हुई है तो ये दुगुना हो जाएगा डुप्लेक्स होने के कारण, और ये 8 हो जाएगा। ठीक, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये जो है आर्मेचर के जो लेमिनेटेड पत्ती, देखिए एक्चुअल में कोर का निर्माण जो होता है पतले पतले पत्तियों के द्वारा ही बनता है। तो लेमिनेटेड जिस तरह का कह सकते हैं कि पतले पतले पापड़ को एक साथ रख लें तो एक बेलनाकार शेप बन जाता है, उसी प्रकार जो है आर्मेचर कोर का निर्माण ये पतले पतले लेमिनेटेड शीट जो होते हैं उनको मिलाकर
बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। और यहाँ पे ये स्लॉट, मतलब अगर इसको कम्प्लीटली बेलनाकार रूप दे दिया जाता है तो ये स्लॉट बन जाएंगे वाइंडिंग करने के लिए। ओके, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 16 नंबर, डीसी जनरेटर में इंटरपोल जुड़े होते हैं। तो इंटरपोल हमेशा जो है आपको श्रेणी क्रम में रहता है आर्मेचर के। ठीक है, श्रेणी में ये हो जाएगा आंसर, इन सीरीज विथ आर्मेचर। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर के लिए अवशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है। देखिए, अवशिष्ट चुंबक तो जो होता है वो जनरेटर में एक खुद का चुंबक तो होता है बिना किसी डीसी सप्लाई को दिए हुए। इसकी सहायता से कोई भी जनरेटर बिना किसी सप्लाई को प्राप्त किए बाहर से खुद में जो है शुरुआत में फ्लक्स को प्राप्त करके अपना ईएमएफ डेवलप करने में सक्षम होता है। तो इसका ईएमएफ डेवलप करने में सक्षम होगा तो वोल्टेज का निर्माण करेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए। ठीक, अब देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या कहता है कि डीसी मशीन में वो कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ब्रश का जो अगर हम लोग एक प्रतिरोध मापते हैं तो उस ब्रश का रेजिस्टेंस में हमको क्या प्राप्त होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ब्रश जो होता है आपको वो कम्यूटेटर के जो सरफेस होते हैं उनसे ब्रश का टचअप होता है। ठीक है, टचअप होता है। तो इस टच के बीच में, मतलब ये सरफेस के संपर्क में जो रेजिस्टेंस बनते हैं उसको यहाँ पे मापने का काम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। अब 19 नंबर में देखते हैं क्या, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो देखिए, जो आपका इस ग्राफ में देखते हैं, ठीक है, इस लोड कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें देखते हैं तो सबसे शुरुआत में यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दिखाया जाता है कि ए से ये लास्ट पॉइंट यहाँ तक पहुँचा है, बी तक। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से शुरुआत से लेकर 2 स्टेप में आपका एक कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो पहला जो सेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है, और दूसरा जो होता है लोड के कारण जो है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो सबसे शुरुआत में किसके कारण होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है, सी होगा इसका आंसर। और 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़े हुए हैं। देखिए, अब पहला बोलता है कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में आपको डायग्राम बना के मैं समझाता हूँ। ये आर्मेचर हो गया, ठीक है, और इसके साथ जो है केवल शंट फील्ड समांतर में जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे हमारा ये सीरीज फील्ड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड। देखिए, जब शंट फील्ड केवल आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में हो, ठीक है, तो आपका वो जनरेटर शॉर्ट शंट कंपाउंड होगा। ठीक है, शॉर्ट शंट कंपाउंड होगा। अब 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कि कहता है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को पटलित करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है।
ठीक है। तो लेमिनेटेड करने का कारण क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो है लीकेज फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का कुछ भाग जो भटक जाता है जिसको लीकेज फ्लक्स कहते हैं, वो जाकर कहीं ना कहीं कोर से, आर्मेचर कोर से जाकर वो क्या करता है, वो मिलता है और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है ईएमएफ आपको उसके कोर में भी जनरेट होता है। अब चूँकि कोर जो होता है वो अगर सॉलिड लोहे का बना हुआ रहे या सॉलिड स्टील का बना हुआ रहे तो क्या होगा कि उसमें से चूँकि एक बंद परिपथ का वो निर्माण करेगी तो उसमें करंट ज़्यादा बहेगा, और ज़्यादा करंट बहेगा तो वो हीट पैदा करेगा। ठीक है, तो हीट अधिक पैदा होगा अगर सॉलिड कोर का यूज किया गया है, मतलब सॉलिड स्टील द्वारा कोर बनाया गया है। इसलिए क्या होता है कि लेमिनेटेड शीट के द्वारा जब कोर का निर्माण किया जाता है तो वो एक सॉलिड वो आपको कोर का एक सॉलिड कोर का निर्माण नहीं करता है, और जिसके कारण उसमें समझ जाइए कि एक कंप्लीट क्लोज सर्किट जो है नहीं बन पाती, जिसके कारण करेंट जो है उस कोर में कम बहती है या ना के बराबर बहती है। ठीक है, जिससे कि वो गर्म कम होता है, तो उसको कहते हैं लीकेज करंट। लीकेज फ्लक्स के कारण जो आपको कोर में करेंट प्रभावित हो उसको कहते हैं एडी करेंट। ठीक है, और उसके कारण जो लॉस होता है उसको कहते हैं एडी करेंट लॉस। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर देखते हैं कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। अब देखिए, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध इसलिए कम रहता है क्योंकि लोड जो है मैक्सिमम रेटेड तक है वहाँ तक उसको लिया जाए, और वहाँ पे लोड में जो करंट, लोड बढ़ने पर जो करंट बहे उससे अगर अधिक रेजिस्टेंस वाले वाइंडिंग अगर जनरेटर आर्मेचर में करेंगे तो वो वोल्टेज ड्रॉप को ज़्यादा करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है। तो अगर पतला तार यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा और जिसके कारण वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप करेगा। तो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए जो होता है मोटा तार यूज़ किया जाता है आर्मेचर में, और जिसके कारण उसका प्रतिरोध कम होता है। 23 नंबर देखते हैं तो कहता है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। मतलब अगर उसका आर्मेचर है डीसी जनरेटर का तो उसको हमेशा इस तरफ में रोटेशन करना चाहिए, इस तरफ से रोटेशन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो अपना अवशिष्ट चुंबकत्व गुण होता है फील्ड पोल में जनरेटर के, वो ख़त्म हो जाता है। ये अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है जनरेटर के फील्ड पोल में एक उसके अंदर विद्यमान रहता है, मतलब कि बिना सप्लाई के लिए दिए ही कुछ ना कुछ चुंबकत्व गुण फील्ड पोल में होती है। उसका कारण ये है कि जो वाइंडिंग कॉपर का यूज किया गया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है विद्यमान होते हैं, उनके हल्के हल्के मूवमेंट के कारण जो है आपको जो है हल्का फ्लक्स जो है आपको फील्ड पोल में उत्पन्न होते रहता है। ठीक है, इसलिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होते हैं जो सभी अच्छे चालकों में प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 24 नंबर कहता है बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार, मतलब कहता है क्या है कि कंपनसेट वाइंडिंग जो है लार्ज डीसी जनरेटर में क्यों दिया जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग।
तो इसका उपयोग होता है कि जो आपका इसका जो होता है आंसर होगा कि जो आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव जो होता है वो कम प्रभाव अपना डीसी जनरेटर में दिखा पाए, इसलिए। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद देखते हैं कि 25 नंबर। तो 25 नंबर में क्या कहता है, 25 नंबर में क्या कहता है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। अगर कोई डीसी जनरेटर है और वो जो है नाचने के बावजूद जो है वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर पा रही, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, ढीले ब्रश का संयोजन, आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर प्रतिरोध का अधिक होना, फील्ड रेजिस्टेंस जो है क्रांतिक प्रतिरोध के ऊपर होना। ठीक है, और या तो प्राइम मूवर जो है वो हाई स्पीड में नाचना, रेटेड स्पीड से हाई स्पीड में। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। देखिए क्या होता है, क्रांतिक प्रतिरोध क्या होता है कि फील्ड रेजिस्टेंस का वो प्रतिरोध की मात्रा जिसके बाद जो है उसमें से करेंट जो है अधिक बह नहीं पाएगी, और जब करेंट अधिक नहीं बह पाएगी तो फील्ड फ्लक्स भी जो है अधिक नहीं बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है ये जो है फील्ड में जो करेंट जो मैक्सिमम बह सकता है उसको रोकता है, उसको कमज़ोर करता है। ठीक है, जिसके कारण जो है आपका फ्लक्स नहीं बन पाएगा, और फ्लक्स नहीं बन पाएगा तो क्या होगा कि ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स नहीं बन पाएगा तो आर्मेचर काटेगा क्या, फ्लक्स मिलेगा नहीं तो काटेगा क्या। तो इसीलिए इस कारण से फील्ड रेजिस्टेंस जब भी है फील्ड पोल का फील्ड रेजिस्टेंस जो है उसमें उसका वैल्यू जो है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से हमेशा कम रहना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू कम रहा फील्ड रेजिस्टेंस से तो फील्ड फ्लक्स जो है उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा जो है हाई होना चाहिए। ठीक, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखते हैं 26 नंबर। जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका क्षेत्र आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा है। तो देखिए अगर केवल क्षेत्र जो है आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा है, जैसे मैंने बताया था डायग्राम में कि क्षेत्र जो है ये आर्मेचर है और इसके साथ पैरेलल में समानांतर में क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, शंट जनरेटर कहेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि का क्षेत्र जो है आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेंशन नहीं किया कि सीरीज फील्ड भी है, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है, तो ऐसे में हम शंट जनरेटर कहेंगे। अब देखते हैं 27 नंबर कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो पोल शू जो होता है वो निचला सरफेस होता है फील्ड पोल का, और उसका काम क्या होता है कि एयर गैप में फ्लक्स जो उत्पन्न किया जा रहा है उसको सही ढंग से जो है आपको आर्मेचर के सरफेस पर सही ढंग से एक यूनिफॉर्मली बिछाना फैलाना। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो इसका कार्य क्या होता है कि जो जनरेटर द्वारा जो अल्टरनेटिव करेंट बनाया जा रहा है
उसको आउटपुट में जो है यूनिडायरेक्शनल बनाना। कहने का अर्थ ये है जो एसी करंट जो आपको अल्टरनेटर बन रहा है उसको डीसी करंट के तौर पे बदलना स्प्लिट रिंग का कार्य होता है। और डीसी करंट जो होता है हमेशा एक दिशीय रहती है। लोड में कहने का अर्थ क्या होता है कि लोड में वो हमेशा ये लोड है तो उसमें हमेशा ये या तो ऊपर से या तो नीचे की ओर जाएगी कंटिन्यू हमेशा जब तक चल रही है, नहीं तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। किसी एक ही दिशा में वो एक समय पे कंटिन्यू बहेगी। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक दिशा बनाने का काम स्प्लिट रिंग का होता है डीसी जनरेटर में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। निरंतर वोल्टेज बनाए रखना गलत, धारा को एक दिशा में एकत्र करना ये सही होगा। सी गलत होगा, वोल्टेज ड्रॉप को कम करना गलत होगा। डी रेटेड टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाना ये गलत होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए उपयोग होता है कार्बन ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन और ग्रेफाइट का इसलिए उपयोग होता है क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेंट होते हैं, कम्यूटेटर को डैमेज नहीं करते हैं और कंडक्टिविटी भी इसकी अच्छी होती है, इसलिए इसका उपयोग होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबक को खो देते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि अगर हम जो आपको आर्मेचर की रोटेशन की दिशा जो है अगर हम घड़ी की दिशा के समान सापेक्ष रखते हैं तो हमारा जो है अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो नहीं खोता है। लेकिन अगर उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज आर्मेचर नाचेगा तो वो आपको जनरेटर जो है अपना अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा। उसका 31 नंबर का आता है क्या कि जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य में चुंबक की सर्किट कैसे पूरी होती है। तो चुंबक की सर्किट जो होती है अगर नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है तो वो आर्मेचर के कोर से होते हुए जाती है। ठीक है, तो आर्मेचर के कोर से हुए जाती है, इसका हो जाएगा बी। 32 का क्या कहता है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो शंट जनरेटर में कह रहा है, तो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण देखते हैं, पहला आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव का कारण, दूसरा आर्मेचर प्रतिरोध वृद्धि का कारण, तीसरा वोल्टेज की वजह से गिरावट होने के कारण मतलब वोल्टेज कम होने के कारण, चौथा शंट फील्ड प्रवृत्ति में वृद्धि होने के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण। ठीक है, 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर में कहता है लंबी दूरी की वितरण की लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी की जो लाइन होती है उसमें जो है वोल्टेज ड्रॉप जो होता है काफ़ी अधिक होता है, उसके कारण जो है वोल्टेज में कमी अधिक होने लगती है और उसको सही तरह से मेंटेन करने का काम क्या होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर नहीं कर पाता है, क्योंकि लोड जैसे जैसे बढ़ती है वो उसमें ईएमएफ जो है हमेशा उसके कारण लोड के साथ बढ़ते रहता है और वोल्टेज एक बार बना हुआ रहता है। 34 नंबर देखते हैं कि जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है मेंटेनेंस के लिए, जो समय में मेंटेनेंस के लिए गर्म हवाओं का झोंका मशीनों को साफ सफाई करने के लिए काम आता है। तो 34 का हो जाएगा डी। ठीक है, 35 का देखते हैं, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन एब्सेंस ऑफ रिसिंग। अगर डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक ना हो तो कौन सा जनरेटर का उपयोग करेंगे। शंट जनरेटर, ये सेल्फ अवशिष्ट चुंबक ये सेल्फ स्टार्टेड है। सीरीज जनरेटर ये भी सेल्फ है।
कंपाउंड यौगिक जनरेटर, ये भी सेल्फ है। ठीक है, ये अपने अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण काम करते हैं। और देखते हैं डी में देखते हैं, तो डी में कहता है क्या कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। हाँ, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 36 नंबर देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए आर्क वेल्डिंग के लिए आपको आर्क वेल्डिंग के लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपको इसका डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वेल्डिंग के समय हमको वोल्टेज लो और करंट हाई चाहिए होता है, जिसके कारण जो ये है ईएमएफ हमको लो चाहिए होता है। तो डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर जो होता है ये उसमें लोड बढ़ने पर वोल्टेज कम और करंट की मात्रा ज़्यादा बनी रहती है, इसका आंसर होता है। तो 36 का सी हो जाएगा। 37 का देखते हैं। 37 का क्या होता है, क्या है डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या होता है, उस वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ हमेशा 2 होता है। ठीक है, और इसका विशेषता ये है कि ये उच्च वोल्टेज और कम धारा देता है। तो यहाँ उच्च वोल्टेज कम धारा कहाँ है, सी में है, तो सी हो जाएगा आंसर। 38 नंबर क्या होता है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उपयोग का उद्देश्य क्या है। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर वाइंडिंग में जो है कम्यूटेटर से यहाँ कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्शन हो रहा है आर्मेचर वाइंडिंग का, तो उसके बीच में मध्य में एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो इसके कारण ये होता है कि हर कॉइल जो है, जब कार्बन ब्रश, अगर ये कार्बन ब्रश है तो कार्बन ब्रश के जो रोटेशन होता है तो क्या होता है कि कार्बन ब्रश का समझिए कि एक बायां साइड एक दायां साइड होता है। तो जब यह जो रोटेशन अगर ये कॉइल इस साइड हो रहा है तो ये कॉइल सपोज कीजिए अभी तो कार्बन ब्रश के बाएं साइड में है, लेकिन जब ये रोटेशन करते हुए आएगा तो यहाँ से जब यह क्रॉस यहाँ करेगा तो ये दाएं साइड में आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉइल में जो है करंट की दिशा जो है विपरीत हो जाती है। विपरीत होने पे क्या होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस के अंतर्गत जो एनर्जी कॉइल जो है स्टोर की रहती है उसके कारण सडनली चेंज होने के कारण करंट की दिशा वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ इंडक्टेंस की प्रक्रिया के अंतर्गत जो होता है वो करंट बदलाव का यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के द्वारा विरोध किया जाता है। और यहाँ पे कार्बन ब्रश के किनारे में बहुत तेज स्पार्किंग होती है। उस स्पार्किंग को ख़त्म करने के लिए जो होता है इस रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन ब्रश के एक साइड से दूसरे साइड में कॉइल के गुजरने के कारण उसमें करंट की दिशा बदलती है और उसके कारण जो स्पार्क उत्पन्न होता है उसको ख़त्म करने का काम ये रेजिस्टेंस करता है। तो क्या कहता है, नियत वोल्टेज बनाने के लिए गलत, शून्य से स्थैतिक रूप से प्रेरित के लिए तो न्यूट्रलाइज करने का काम ईएमएफ का काम होता है, ये गलत है। इंक्रीजिंग स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, ये भी गलत है। ईएमएफ को बढ़ाने के लिए होता है, नहीं, गलत है। और इसका देखते हैं डी, धारा दिशा को आसानी से पलटने के लिए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कॉइल में धारा की दिशा जब उल्टा होती है तो उसमें स्मूथली मतलब बिना चिंगारी दिए वो धारा की दिशा बदल पाए, इसलिए इसका उपयोग होता है। उसका देखते हैं 39 में देखते हैं डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्या है। ठोस पोल शू का उपयोग क्या होता है कि पहला देख रहा है तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, गलत है। टू इंक्रीज द रेसिस्टिव मैग्नेटिक अवशिष्ट चुंबक, तो अवशिष्ट चुंबक को बढ़ाने के लिए सी क्या कहता है, टू डिक्रीज द रेसिस्टिव मतलब अवशिष्ट चुंबक को घटाने के लिए
चौथा कहता है चुंबकीय पदार्थ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। तो 39 का डी हो जाएगा। ठीक है, 39 का आपको डी हो जाएगा। उसके देखते हैं 40 का क्या कहता है, बड़ी क्षमता वाले डीसी जनरेटर युग बनाने के लिए किस धातु का युग बनाने के लिए रोल्ड स्टील का उपयोग होता है। बड़े बड़े डीसी जनरेटर में योक को बनाने के लिए, मतलब बाहर बॉडी बनाने के लिए रोल्ड स्टील का उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 40 नंबर को देखते हैं। 40 नंबर में कहता है क्या, 40 नंबर में कहता है क्या, 40 नंबर में कहता है क्या, सॉरी 41 नंबर क्या कहता है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है। तो स्प्लिट रिंग का कार्य जैसे कि मैंने बताया कि जो है एक दिशा में आउटपुट को बनाता है। 41 नंबर ये होगा आंसर। 42 नंबर क्या है कि विच टाइप ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड डायमेट्रिकली इन डीसी जनरेटर। कह रहा है कि कौन सा किस टाइप का ईएमएफ जो है डायमेट्रिकली आर्मेचर में उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो वो हो जाता है ए पल्सेटिंग वोल्टेज, गलत है। ऑसिलेटिंग वोल्टेज गलत है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये सही होगा। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसलिए होता है क्योंकि वो कोणीय गति होता है, मतलब वृत्तीय एंगुलर गति करता है, इसलिए वहाँ पे जो है एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है। ठीक है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज गलत है। अब 43 में देखते हैं, इससे क्या है, ये जो है आपको आर्मेचर का जो है कोर का अंदर बने हुए एक खांचा होती है, कुंजी होती है, जिसमें जो है शाफ्ट सही से फिट होता है। तो इसलिए तो फिक्स तक कि वे मतलब कि शाफ्ट के अच्छी तरह से एडजस्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। तो फील्ड कॉइल का काम होता है क्या कि कहीं ना कहीं फ्लक्स को बनाने का, चुंबक बनाने का काम होता है। कुंडली फ्लक्स का निर्माण करके ध्रुवों को चुंबकित करना। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। फील्ड में कॉइल करने का यही काम होता है कि सप्लाई देने पे वो चुंबक बनावे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनावे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर का होता है क्या, बड़े डीसी जनरेटर में मशीन के पोल कोड बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है डी स्टील का उपयोग होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है। ठीक है, 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर का होता है क्या कि क्यों पोल कोड स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित होती है, मतलब लेमिनेटेड क्यों होती है। तो लेमिनेटेड इसलिए होती है कि उसमें एडी करंट लॉसेस ना हो। डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 47 नंबर क्या होता है, 47 नंबर का होता है क्या कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग होता है। तो इसके लिए डीसी शंट जनरेटर का उपयोग होता है। ठीक है, ठीक है, डीसी शंट जनरेटर का उपयोग होता है। उसका 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर देखते हैं। तो 48 नंबर को कहता है क्या, डीसी जनरेटर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग होता है कि आपको जो है ये विचुंबकीकरण प्रभाव जो है उसको व्यवस्थित करना। मतलब कहने का अर्थ क्या होता है कि आर्मेचर रिएक्शन के अंतर्गत जो है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कमजोर करता है फील्ड के फ्लक्स को। तो उसको उस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए जो है मतलब आर्मेचर रिएक्शन के उस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या 39 नंबर, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाता है तो क्या प्रभाव होता है। देखिए शंट प्रतिरोध जो है क्रांतिक प्रतिरोध के मान से ऊपर हो जाए। देखो क्रांतिक प्रतिरोध जो है फील्ड का वह मान होता है जिसके कारण से जो है फील्ड में जो है फ्लक्स जो है बढ़ नहीं पाता है, तो फ्लक्स जो है सही ढंग से पैदा नहीं हो पाता है। तो इसमें
देखते हैं। ए ऑप्शन कहता है आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग आउटपुट वोल्टेज देता है, गलत है, इससे मतलब नहीं होता है। उसके बाद होता है कि बी आउटपुट वोल्टेज से एवं नॉर्मल, आउटपुट वोल्टेज इज एवं नॉर्मल, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज अधिक रहे सामान्य से, तो ये भी नहीं होता है। जनरेटर में वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। हाँ, जनरेटर में वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। क्यों विफल रहता है? सी हो जाएगा इसका इससे, क्योंकि जब फ्लक्स ही सही से बन नहीं पाएगा तो ईएमएफ कैसे बनेगा? क्योंकि फ्लक्स काटने के लिए तो आर्मेचर को मिल नहीं रहा है, तो फ्राइडेज का नियम के हिसाब से जो फ्लक्स उत्पन्न होना चाहिए नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है। उसके बाद जो है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। बी हो जाएगा इसका आंसर। 51 नंबर क्या कहता है कि सिंपल वेव बाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 10-20 कंडक्टर हैं, 1020 कंडक्टर और 1500 आरपीएम की गति संचालित है। ईएमएफ करना, मतलब कि ये सब डिटेल्स दिए हुए इसमें देखना है हमको, ईएमएफ निकालना है। तो हमको देखना होगा क्या होता है कि हम जानते हैं ईएमएफ बराबर होता है, उत्पन्न ईएमएफ बराबर होता है डीसी जनरेटर में, क्योंकि आपको यहाँ बनाता हूँ। ईएमएफ जो होता है डीसी जनरेटर में वो होता है 5Zn60 PA। ठीक है। अब क्या कहता है इसमें? कहता है क्या 4 पोल हैं, तो पोल 4 है, डिटेल सीखते हैं। पोल 4 है, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है स्पीड जो है n दिया है 1500। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? फ्लक्स जो दिया है मैक्सिमम वो दिया है 0.007। उसके बाद क्या दिया है? कंडक्टर की संख्या दिया है Z बराबर 10-20। ठीक है। अब चूँकि वाइंडिंग क्या दिया था? वाइंडिंग दिया है आपको वेव वाइंडिंग, तो वेव वाइंडिंग में हमेशा जो पैरेलल पाथ होता है A बराबर 2 होता है। ठीक है। तो अब बनाते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें कहता है 0.007 बट इंटू कितना है? 1020 कंडक्टर है, स्पीड है 1500। ठीक है। 1500 स्पीड है बट्टा 60 हो जाएगा। ठीक है। और पी कितना है? 4 है और ये 2 है, तो ये 2 से 4 2 मूर्ति में कटेगा। उसके बाद इसको उड़ाते हैं तो 3 है ना, 1 2 3 को कट जाएगा, तो ये 2 हट गया और एक ये हट गया। ठीक है। 3 हट गया। अब देखते हैं, अब 3 से करते हैं तो 20 और 3 बचे 15। ठीक है। 3 बचे 15, 5 चौके 20, उसके बाद यहाँ से 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 51। तो 51, तो इसका 7 एकम 7 7 से 7 एकम 7 और 7 पच्चीस 35, तो 357 आ रहा है। देखते हैं यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं आपको 357 यहाँ है, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्या कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है? तो उसका उपयोग किया जाता है कैसे? यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है ये जो है आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। ध्यान देंगे इसका उपयोग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने का काम करता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 53 नंबर में। 53 नंबर में क्या कहता है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है
अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए तो इसमें कहता है एक फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस इंक्रीज, दूसरा कहता है आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, तीसरा कहता है आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना, चौथा कहता है कि आपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देना। तो इसका हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम टू सेम इस प्रकार से है कि इन्वर्टर का बैटरी बहुत दिन तक यूज नहीं किया जाता है तो वो बैटरी जो है फुली डिस्चार्ज होता है। उसी तरह से अगर डीसी जनरेटर का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं अपना चुंबकत्व तो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है उसका अंदर। ठीक है, तो 53 का डी हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा, 54 का कहता है कि 4 पोल वाला डायनामो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें यदि 1000 आरपीएम लैप वाउंड कंडक्टर की कुल संख्या 600 है अपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही फार्मूला चलेगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा आपका E बराबर 5ZN 60 इंटू P/A, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं फ्लक्स का मान दिया है, कितना दिया है आपको, इसमें फ्लक्स का मान दिया हुआ है आपको 0.064। ठीक है, उसके बाद कंडक्टर की संख्या दिया गया है टोटल 1000। ये क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें 1000 कंडक्टर की संख्या दी गई है। और उसके बाद जो है आपको स्पीड जो दिया गया है, स्पीड दिया गया है, सॉरी इसमें स्पीड जो दिया गया है वो 1000 दिया गया है और कंडक्टर की संख्या टोटल 600 दी गई है। 600 दी गई है, उसके बाद डिवाइड करते हैं 60 से, और P जो है इसमें दिया गया है 4। और ये चूँकि लैप वाइंडिंग है तो लैप वाइंडिंग में फूल जो होता है पैरेलल पाथ के बराबर होता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 से तो 4 कट जाएगा। अब बच गया, इसको उड़ाने पे 1 2 3, तो 3 से 3 ये उड़ जाएगा और बच गया ये 1 0 से 1 0 ये हट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये हट गया, 6 बच गया, तो 6 बच गया, तो 6 फिर से देखा जाए इसको, फ्लक्स की मात्रा कितना है, फ्लक्स है हमारा 0.064। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कंडक्टर की टोटल संख्या है 600 है। ओके, ठीक है, उसके बाद जो है आरपीएम हमारा 1000 आरपीएम है। ठीक है, लैप वाउंड है। ठीक है, कंडक्टर की कुल संख्या 600 है, कंडक्टर की कुल संख्या क्या है 600 है। ओके, तो हमने 600 दे दिया है। तो अब हम जानते हैं 5ZN/60 हो जाता है और P/A। अब लैप वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ पोल बराबर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब P बराबर हो जाता है A के, तो इसको कैंसिल भी कर दें तो केवल ये बच जाएगा 5ZN/60। ठीक है, तो फ्लक्स का मान 0.064 इंटू 1000 इंटू 600। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये 600 है, तो यहाँ 10 मर्थ में जाएगा 6 से। ठीक है, ये 1 हो गया। तो अब देखते हैं इसमें कितना हो जा रहा है, इसमें हो जा रहा है 640। ठीक है, 640।
तो यहाँ देखते हैं आंसर क्या है, डी 640। इसका फॉर्मूला डालिएगा, वही आपको डालना है। क्या डालना है, E बराबर 5Zn/60 इंटू P/A। तो इसको सॉल्व करने पे आपको 640 आ जाता है। यहाँ पे 600 है न कि 100 है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है क्या कि 55 नंबर क्वेश्चन, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इंग्लिश में क्या कहता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस ईएमएफ इफ द मेन फ्लक्स गेट डिस्ट्रॉयड इन डीसी जनरेटर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ जो है कहीं ना कहीं हमारा जो है ईएमएफ हमारा घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सही तरीके से फ्लक्स कटने को नहीं मिलेगा तो ईएमएफ जो है घट जाएगा, क्योंकि कंडक्टर जो है सही मात्रा में फ्लक्स को नहीं काट पाएगा। तो ये 55 का बी हो जाएगा। 56 का क्या होता है, 56 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि कहता है डीसी जनरेटर में ब्रश के भारी स्पार्किंग होने का क्या कारण है। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो है कॉइल जो है जब ब्रश के एक साइड से दूसरी साइड में जाती है तो उसमें करंट की दिशा बदलती है और उसके कारण वो जो है स्पार्किंग करता है। तो उसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट इन फील्ड वाइंडिंग, दूसरा दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग, सी कहता है एमएनए एंड जेएनए पोजीशन चेंज हो जाता है, और डी कहता है कि ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्पार्किंग स्प्रिंग तनाव के कारण होता है। तो स्प्रिंग तनाव के कारण नहीं होता है, इसमें क्या होता है जो सी की मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस जो होता है ये उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। तो 56 का सी हो गया आंसर। ठीक है, इसी के कारण से जो है आपको कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार आज हम लोगों ने डीसी जनरेटर के विभिन्न ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया। तो अब अभी के लिए बस इतना ही। आगे जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा उसमें आपको डीसी मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन प्राप्त होंगे। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।